नमस्कार, मैं हूं अजय और एक एक मिनट में आपको खबरें दिखाई उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है और उसकी पूरी लिस्ट सामने ला दी है। लेकिन इस लिस्ट में राजनीति की कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो आपको हम एक एक करके बताते हैं। पहले देखिए, समझिए कौन कौन किन किन उम्मीदवारों को का नाम बीजेपी सामने लेकर आई है। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, चौंकाने वाला नाम। हरिद्वार दुबे, सीमा द्विवेदी, गीता शाक्य, बीएल वर्मा, हरदीप पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर और उत्तराखंड से नरेश बंसल पर दांव खेला है। यूपी से 9 सीटें, समाजवादी के बाद जो और बची हुई हैं उनमें से 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और जातीय संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है। कैसे? 2 ब्राह्मण, 2 राजपूत, 2 ओबीसी, 1 सिख और 1 एससी। अब 2 ब्राह्मण, समझ ही रहे आप, ब्राह्मणों का पर राजनीति पिछले काफी समय से होती रही है। मेरे साथ हमारी संवाददाता रंजना और अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से, रंजना लखनऊ से। पहले रंजना, आपसे समझना चाहूंगा मैं, ये 9 सीटें खाली हैं, 8 सीटों पर बहुमत है बीजेपी का, 1 सीट पर बहुमत नहीं है। बीएसपी के पास 19 सीटें हैं, 19 विधायक हैं, 36 चाहिए, लेकिन 9वीं को क्यों नहीं उतारा बीजेपी ने? मुझे तो सबसे बड़ी खबर यहां लग रही है। क्या है मामला? अजय, अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अगर हम अपने सूत्रों की बात करें तो 9वीं का भी नाम आ सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास जो एक्स्ट्रा सीट बचा हुआ है, 10 विधायक उसके पास हैं और उसके बाद जो है 9 विधायक हैं अपना दल के। अपना दल दावेदारी कर रहा है कि क्योंकि केंद्र में उसके कोई मंत्री नहीं है, कि मेरे कोटे से भी एक व्यक्ति राज्यसभा जाना चाहिए, जिसकी डिमांड अपना दल की तरफ से है। शायद मामला वहीं अटका हुआ है अजय, और वहां हो सकता है कि अपना दल के कोटे की जो बात हुई है उस प्रत्याशी का नाम आ जाए 9वें के रूप में। लेकिन रंजना, मुझे चौंकाने वाला ये लग रहा है कि बीएसपी के उम्मीदवार ने भी फाइल किया है नॉमिनेशन। तो क्या कहीं कोई अंदर खाने एक सियासी समीकरण तो नहीं बन रहा है? देखिए, इसमें अभी सियासत ऐसी चीज है कि उसमें कुछ भी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अपना जो सहयोगी दल है बीजेपी का यहाँ पे केंद्र में भी है और 9 विधायक हैं अपना दल के। तो अब बीजेपी को 9वीं सीट के लिए जो अपने विधायक बचेंगे और 9 अपना दल के रहेंगे, और बाकी जो कुछ नाराज दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो जो बीजेपी की तरफ आना चाह रहे हैं, वो बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स होगी, इंटरनल जो स्ट्रैटेजी तैयार होगी, उसमें वो 9वें कैंडिडेट के लिए हो सकता है। दूसरी तरफ क्योंकि बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो ये भी एक कहा जा रहा है कि आखिरकार 18 विधायक हैं बसपा के पास, 18 और वोट कम से कम चाहिए, क्योंकि 36 प्राथमिक वोट चाहिए एक राज्यसभा सदस्य के लिए। तो उस 18 का जुगाड़ कहाँ से होगा? क्या सपा क्या बचा हुआ वोट या कांग्रेस देगी या फिर बीजेपी के साथ कोई गठजोड़ होगा? तो ये एक बहुत ही इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये देखना होगा। लेकिन अभी भी जो सूत्र हमारे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 9वां कैंडिडेट आ सकता है बीजेपी की तरफ से, जो अपना दल में दावेदारी कर रहा है उसकी तरफ से आ सकता है वो। बिल्कुल रंजना, यानी कि आप जो बातें कह रहे हैं, जो एनालिसिस आप दे रहे हैं, 8 सीटों पर तो सब कुछ तस्वीर साफ है, जिसमें कि 2 ब्राह्मण हैं, 2 क्षत्रिय हैं, 2 ओबीसी हैं, 1 एससी है। मगर 9वीं सीट पर बड़ी राजनीति है और वो साफ होगी जब 9वीं सीट पर क्या होता है उससे पता चलेगा। मगर अनुपम, नरेश बंसल साहब कौन है? ये तो चौंकाने वाला नाम लग रहा है क्या? बिल्कुल अजय, देखिए इनका नाम पैनल में तो शामिल था, जो पैनल यहाँ से गया था उत्तराखंड भाजपा से। ये बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय के लिए, छोटे समय के लिए रहे हैं, लेकिन संघ से जुड़े रहे हैं, काफी पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे उत्तराखंड में, काफी लंबा इनका कार्यकाल रहा है बीजेपी में। लेकिन ऑफकोर्स एक चौंकाने वाला नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट फ्रंट रनर थे उनमें एक महेंद्र पांडे का नाम लिया जा रहा था, तो बीजेपी के राष्ट्रीय ऑफिस में सचिव है, इस समय कार्यालय सचिव है। दूसरा नाम आया था स्वराज विद्वान का, जो एक महिला है और प्रभावी महिला है बीजेपी में काफी। तो लेकिन सबको किनारे करते हुए नरेश बंसल को बनाया गया। और मुझे लगता है शायद ये साधने की कोशिश है, जो वैश्य वोटर्स पर्टिकुलर है, आपने यूपी की लिस्ट देखी होगी, ये उत्तराखंड की लिस्ट है, वैश्यों के कोटे से अगर किसी को बनाना था नरेश बंसल को बनाया गया। उत्तराखंड के स्थानीय व्यक्ति हैं, तो कम से कम ये वाले बात भी एक बैलेंस हो गई कि बाहरी कैंडिडेट नहीं है। तो ये सब देख के अब ये कैंडिडेट आए हैं, नरेश बंसल एक सरप्राइज कैंडिडेट तो आई। लेकिन बहुत लोग जो यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे होंगे उत्तराखंड में बीजेपी में, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा। ये चौंकाने वाला नाम सामने आ गया अचानक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे। तो किन किन की उम्मीदों पर पानी फिरा उत्तराखंड में?
कुछ ऐसे नाम जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे। महेंद्र पांडे का नाम चल रहा था। दूसरा उसमें विजय बहुगुणा उम्मीद पाले हुए थे, मुख्यमंत्री हैं पूर्व उत्तराखंड के। लास्ट टाइम भी उन्होंने काफी कोशिश करी थी राज्यसभा में जाने की, और इस बार भी वो काफी उम्मीद लगाए बैठे थे कि क्या पता मुझे इस बार मौका मिले। लेकिन सबको धत्ता बताते हुए बीजेपी ने अपने एक ट्रेडिशनल जो बेस है आरएसएस से जुड़े हैं, और अपने उस वर्कर पर एक विश्वास किया और नरेश बंसल को भेजने का फैसला किया है। ओके रंजना, आपको कोई चौंकाने वाला नाम लग रहा है क्या यूपी की लिस्ट में? क्या ब्रिजलाल के बारे में आप उम्मीद कर रही थी क्या? बिल्कुल, ब्रिजलाल का नाम उम्मीद इसलिए लिया जा रहा था कि जो हाथरस की घटना हुई थी अजय, वो दलित एक ऐसा मुद्दा था कि उसमें ब्रिजलाल उनके एक पढ़े लिखे और उस तरह के पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो इस तरह से उनके अंदर एक क्षमता भी थी। और दूसरी तरफ हाथरस के मुद्दे के बाद ये हमें लगता है कि बीजेपी ने डिसाइड कर लिया था कि ऐसे एससी कोटे से किसी न किसी को, ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो प्रभावी हो। उन्होंने उस समय बिकरू कांड हुआ है कानपुर का, या जिस समय भी उन्होंने बहुत अच्छा पक्ष रखा था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका फायदा मिला, और जातीय कैलकुलेशन में भी वो बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। तो ब्रिजलाल के नाम का भी कयास पहले से था कि ब्रिजलाल को भेजा जा सकता है राज्यसभा। तो इसमें जो गीता साक्य और सीमा द्विवेदी, गीता साक्य जो है वो जिलाध्यक्ष रही हैं और प्रदेश मंत्री रही हैं, और वो कार्यकर्ता एक तरह से रही हैं, कोई वैसा विधायक नहीं रही हैं। तो इसलिए इन नामों पे थोड़ा सा ये था। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने महिलाओं को भी प्राथमिकता दी। 2 महिला है, 2 महिलाओं को लेकर सामने आई। बिल्कुल, तो इस तरह से इस पे भी जो है फोकस था बीजेपी का कि महिला भी हो और जातीय कैलकुलेशन में भी फिट बैठे होते। तो उसमें सीमा द्विवेदी और गीता साक्य भी आ गई। गीता साक्य और सीमा द्विवेदी 2 in 1 कहीं न कहीं हो गई है कि एक तरफ से जातीय समीकरण, दूसरी तरफ से 2 महिला उम्मीदवार भी। तो ये बड़ी राजनीति, मगर 9वीं सीट पर क्या होगा ये दिलचस्प है यूपी में। आइए आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इस पर। धन्यवाद आप दोनों का। और अब जानते हैं तमाम खबरों को एक मिनट में ताबड़तोड़। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र के नवीन मंडी के पीछे एक कबाड़ की गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी ये साफ नहीं हो पाया। उधर गाजियाबाद में खोड़ा के प्रशांत गार्डन स्थित 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। वैशाली फायर स्टेशन में पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। मकान में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमरोहा शहर में एक कॉटन वेस्ट कारखाने के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। अमरोहा, गजरौला और मुरादाबाद से आई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में पनकी हाईवे पर एक तेज रफ्तार लोडर बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद उसमें अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गाजियाबाद के लोनी में मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ 2 पक्षों में नाली को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बहस शुरू होते होते बड़े विवाद में तब्दील हो गई। ये घटना डाबर तालाब कॉलोनी की बताई जा रही है, जहाँ पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ क्रिकेट बैट और डंडों से मारपीट की, जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने पीड़ित पक्ष के मकान का दरवाजा भी तोड़ डाला। मेरे ख्याल में 10-12 दिन पहले झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा प्लॉट में, हमारा प्लॉट है जिस पे हमारा केस चल रहा है ऊदल का। बैठ लेके आए सारे के सारे, गंगा है, उसके लड़के हैं दोनों, उसके भैया हैं, सब भतीजे सब आ गए थे। तो ये अच्छा प्लॉट है, हमारा प्लॉट है, उस पर कब्जा किसी और ने डाल रखा है। इनकी आपस की है, तो ये बीच में आ रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो पर पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच करके ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। काकोरी इलाके में सड़क किनारे महिला का खून से लथपथ शव मिला। गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतका की उम्र करीब 30 वर्ष है। काकोरी में बेहटा रोड के पास एक युवती का शव बरामद हुआ है और बॉडी की शिनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है। उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि बॉडी किसी गाड़ी के द्वारा यहाँ लाई गई और यहाँ पे उस बॉडी को डंप करने की कोशिश की गई है। में हमारे यहाँ से डॉग यूनिट और फोरेंसिक यूनिट बुलाए गए हैं। उन्होंने भी अपनी जांच कर ली है और हम लोग आसपास के गांवों से भी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने आशंका जताई है कि कहीं और हत्या करके शव को काकोरी इलाके में फेंका गया है। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। इस बारे में पड़ोसी जिलों की पुलिस से मदद ली जा रही है।
उनसे गुमशुदा महिला की जानकारी मांगी गई। गुमशुदा महिलाओं की तस्वीरों से मृतक महिला का मिलान किया जाएगा। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में अमरोहा का इनामी बदमाश जूलिया उर्फ महराजुद्दीन गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। गाड़ी चेकिंग के दौरान रोके जाने पर कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। बदमाशों की फायरिंग में शिव कुमार नाम का कांस्टेबल घायल हो गया। गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरक क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पैर में गोली लगी, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बुलंदशहर के कई मामलों में बदमाश फरार चल रहा था। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश बिलाल गोली लगने से घायल हुआ। पकड़ा गया बदमाश 15 से ज्यादा मामलों में वांछित चल रहा था। वो सिंघावली थाने का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर है। मेरठ में बोरी के अंदर टुकड़ों में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गर्दन के ऊपर का हिस्सा गायब था। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या किसी दूसरी जगह पर करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके वहां फेंका गया। लाश के ऊपर कपड़े नहीं थे, इसलिए रेप के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज के सहारे कातिलों तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साड़ी गेट क्षेत्रांतर्गत चौकी फतेहुल्लापुर में एक कब्रिस्तान के पीछे कूड़े का ढेर है, जिस पर एक बोरे में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जैसा आप बता रहे हैं, जिसका सिर कटा हुआ है। और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी महिला के परिचित व्यक्ति द्वारा यह कृत्य किया गया हो। लिगाड़ी गेट इलाके के शमशान घाट के पास खेल रहे बच्चों ने देखा कि कुछ कुत्ते खून से सनी प्लास्टिक की बोरी के साथ खींचतान कर रहे हैं। बच्चों ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बोरी का मुंह खोला गया तो सबके होश उड़ गए। बोरी के अंदर एक महिला की लाश के लगभग 15 टुकड़े भरे हुए थे। लौटते खुशी पलों में और खबरों के साथ, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं फिर से एक बार कि आपका अपना ये पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टाटा स्काई पर अब तक आप 1104 पर देखते थे, लेकिन कल से देखिए 1125 पर। 1100 टाटा स्काई, 1125, ये याद रखना है। वेलकम बैक। तो बड़ी खबर जो इस वक्त की है, राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। 10 कुल सीटें यूपी से हैं जो चुनी जाने खाली हुई हैं। एक सीट समाजवादी के पास है और उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है उन्होंने, रामगोपाल यादव का। मगर जो बीजेपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, एक सीट पर यानी कि 10वीं जो सीट है उस पर पेच फंस रहा है, किसी के पास बहुमत नहीं है। क्या उस पर होगा, ये बड़ा सवाल बन गया है और यहां से बड़ी राजनीति पैदा होती है कि कौन इस पर बाजी मारेगा। मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब, बड़े वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शेष नारायण जी, ये 10वीं सीट आने वाले दिनों की राजनीति को तय करेगा क्या यूपी में? हाँ, ये वफादारी का इनाम हो सकता है ये। और अभी जैसे जितनी टिकट दिए हैं सब इनके अपने ब्रिजलाल के अलावा सीमा द्विवेदी ऑफ कोर्स वहाँ से आई हैं बसपा से, बाकी तो सब इनके अपने वफादार लोग हैं और ब्रिजलाल भी वफादार ही माने जाएंगे। तो कुल मिला के ये अच्छा सिलेक्शन है। जो 10वीं सीट है उसमें हो सकता है कि मायावती जी बहुत दिन से खाली हैं और बीजेपी के लिए काफी मददगार हैं और बीजेपी के एम्बैरेसिंग इश्यूज को नहीं उठा रही हैं, तो हो सकता है कि उनको एकोमोडेट कर लें या उनके किसी नॉमिनी को। तो ये एक संभावना बनती दिख रही है। अगर मायावती को ये लोग सपोर्ट कर लेते हैं तो बीजेपी का बेस जो है उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में भी उनका बेस है, राजस्थान में भी है, वो बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि मायावती के किसी व्यक्ति के नॉमिनी को या शायद उनको ही उस पे सम्मान देने की बात हो। नहीं तो क्या ये अगर ऐसा होता है तो पूरी राजनीति तो फिर तय हो जाएगी कि जो अब तक महागठबंधन बना रही थी एसपी के साथ मिलकर, अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन बनाएंगी, ये साफ हो जाएगा क्या? ये जो गेस्ट हाउस कांड के बाद जो हुआ था, कोशिश की थी लालजी टंडन और मुरली मनोहर जोशी ने मायावती को साथ लेने की, काशीराम उस वक्त जिंदा थे, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि मायावती एम्बिशियस बहुत थी और वो जो उन्होंने पिछले 25 साल में जो कुछ जितनी भी राजनीति की है, जाहिर है कि वो बीजेपी में रह के तो न कर पाती।
तो लेकिन अब वो सब मामला स्थिर हो गया है, तो अब बीजेपी में अच्छा अभी उनकी उम्र अभी बहुत पॉलिटिक्स उनकी बहुत सारी पड़ी हुई है, तो इसलिए इसमें इस बात की संभावना जोर मतलब कम से कम मुझे यही लग रहा है कि एक राज्यसभा राम वहाँ पे हो गया बस सपा का, तो इनके पास उनकी अपनी एनफ सीटें थी, इनके पास नहीं है, फिर भी एक अगर बना देंगे तो एहसान तो हो ही जाएगा। हाँ, तो अभी तक बीजेपी ने नौमे पे उम्मीदवार नहीं उतारा है और बीएसपी ने के खाते में क्या ये जाएगा? क्या नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि बीएसपी को या मायावती जी को समर्थन कर सकती है बीजेपी, तो फिर तो क्या बीएसपी को लग गया है कि अब उसे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बीजेपी के साथ ही जाना एक रास्ता बचा है? नहीं साहब, देखिए बीएसपी की पॉलिटिक्स जहाँ तक सवाल है वो अब खत्म है, क्योंकि बीएसपी ने पिछले चुनाव हारने के बाद 2017 के बाद और या 2019 के बाद जिस तरह से बीएसपी ने का आचरण है, उससे ये नहीं लगता है कि राजनीति के बारे में इंडिपेंडेंट कहीं कुछ नहीं, कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है किसी के साथ। अब वहाँ पे जैसे जाके समझौता जो बिहार में किया है, वहाँ से मुझे चाबी दिख रही, क्योंकि वहाँ पे जो भी समझौता है वो एलडीओ विरोधी वोटों को छितराने का ही तो है, यानी ओवैसी के साथ और उनके, तो कुल मिला के वहाँ पे, तो इसलिए बीजेपी को वो सूट कर रही है इस वक्त। और अगर उनको लग जाएगा कि अब उनकी अपनी हैसियत नहीं है, क्योंकि कहीं कोई राजनीतिक काम तो उनका हो नहीं रहा जी, तो फिर क्या ये एक बड़ी राजनीति उभर कर सामने आएगी? समीकरण बदलता नजर आएगा इस राज्यसभा की 10वीं सीट पर यूपी में? नजर बनाए रखिए, ये बड़ी खबर है। और यहां कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।